सभी भाई बहनों को नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग मस्त, ज़बरदस्त और जिंदाबाद होंगे। तो आज हम सभी लोग भारत की 1991 की जो आर्थिक नीति थी, जो उसके सुधार थे, वो क्यों हुआ, ठीक है, उसके बाद भारत में क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है, तो आज तक की भारत की जो आर्थिक नीति है उसका जो कहते हैं जड़ कैसे बनी, ठीक है, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, जो 1991 की आर्थिक नीति थी, ठीक है, ये भारत को जो बंद अर्थव्यवस्था होती है, बंद अर्थव्यवस्था जैसे कि हमारे यहाँ पे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आई, ठीक है, भारत में, तो उन्होंने आके यहाँ पे मतलब कंपनियाँ स्टेबल की, ठीक है, उसके बाद बहुत मुश्किल से भारत के लोगों ने उनसे जो छुटकारा पाया है ना। तो भारत को ऐसा था कि भाई कहीं कोई कंपनी आए, ठीक है, और फिर से वही चीज़ हो कि हम उनके गुलाम बने। तो इस स्थिति के कारण ना भारत के लोगों ने जो अर्थव्यवस्था थी, सिर्फ भारत में ही हो सकती है, जैसे कि व्यापार था सिर्फ भारत में हो सकता है, बाहर कंपनी जो बाहर की कंपनी होती है वो भारत में नहीं आएगी, तो ऐसी बंद अर्थव्यवस्था थी, ठीक है, जिसके कारण भारत में जो भी मुद्रा होती है, यानी कि जो करंट दूसरी कंट्रीज़ के डॉलर या फिर रुपए होते हैं, ठीक है, वो कम पड़ गए। तो इसके कारण आर्थिक नीति आई थी, ठीक है, और ये 3 चीज़ों पे आधारित थी: उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। ठीक है, इसको एलपीजी मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसका जो मुख्य उद्देश्य था ना, लाइसेंस राज को ख़त्म करना था, सरकारी जो हस्तक्षेप कम करना था, निजी क्षेत्र को बढ़ावा देना था कि भाई हाँ इसमें प्राइवेटेशन भी होनी चाहिए, ठीक है, प्राइवेट काम भी होना चाहिए, विदेशी निवेश आकर्षित करके भारतीय अर्थव्यवस्था को आधुनिक बनाना था, जो कि आज तक हमारी अर्थव्यवस्था चल रही है, ठीक है, इसको एक नया मोड भी तो देना था। इसके लिए 1991 की आर्थिक नीति हुई थी, जिसके तहत औद्योगिक, वित्तीय, कर और व्यापारिक सुधार किए गए, जिससे भारत की आर्थिक विकास दर बढ़ी और विदेशी मुद्रा भंडार था वो भी मजबूत हुआ। ठीक है, सरकार के जो राव सरकार थे, यानी कि जो उस टाइम पीएम थे हमारे राव नरसिम्हा राय, ठीक है, उनके तहत जो आर्थिक सुधार हुए थे वो क्या थे। आर्थिक संकट: इस दौरान विदेशी मुद्रा भंडार की कमी के कारण भारत डिफॉल्ट होने की स्थिति में था। इसके साथ ही खाड़ी युद्ध था, जो वहाँ पे खाड़ी युद्ध हो रहा था, तो उसके कारण जो तेल की कीमतें थी ना वो बढ़ रही थी, ठीक है, जिसके कारण भारतीय मुद्रा जो भी तेल जरूरत है भारत को, ठीक है, इतने आवाजाही साधन चलते हैं तो तेल की जरूरत थी, और उसी तेल की वजह से वहाँ पे जो उनकी कीमतें बढ़ी, और जो इंडिया में जो भी मतलब डॉलर थे, ठीक है, तो वो उनकी कमी पड़ गई। ठीक है, इस समय राज्य को घाटा कुल जीडीपी के 8% तक बढ़ गया, और चालू खाता था वो 2.5% रह गया था। मुद्रास्फीति की दर दोहरे अंकों में थी, जिससे लोगों पर अधिक बोझ बढ़ गया था। महंगाई सबके लिए होती है, ठीक है, अभी जैसे भारत में महंगाई बढ़ी तो जाहिर सी बात है कि भाई अकाउंट में तो होना चाहिए कुछ, तो वो नहीं था, इसीलिए जो 1991 की आर्थिक नीति आई थी। ठीक है, जो वित्त मंत्री थे उस समय हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जो रह चुके हैं मनमोहन सिंह, ठीक है, इस समय भारत का विदेशी मुद्रा भंडार गिरकर 6 बिलियन अमेरिकी डॉलर से भी कम हो गया था, जो मुश्किल से 2 सप्ताह के आयात को कवर करने के लिए ही पर्याप्त था। यानी कि जो मुद्रा भंडार था ना वो इतना गिर गया था कि सिर्फ जैसे 2 सप्ताह, जैसे हमारे घर में होते हैं ना कि भाई हाँ 2000 हैं वो सिर्फ 2 हफ्ते तक चलेंगे या फिर 1 हफ्ते तक चलेगा, ठीक है, तो ऐसे ही था, वो सिर्फ 2 हफ्तों का ही रह गया था कि भाई हाँ 2 हफ्तों से ही जो इंडिया में चल सकता है, इतना ही मनी रह गई थी। ठीक है, संकट के समाधान हेतु जो उन्होंने उपाय किए थे वो क्या थे। रुपये का अवमूल्यन किया गया, यानी कि 1 जुलाई को 1991 को प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले रुपये का 9% अवमूल्यन किया गया। उसके 2 दिन बाद 11% अतिरिक्त अवमूल्यन कर दिया गया। इसमें पता है क्या अवमूल्यन, पता है क्या होता है, जैसे कि मान लो कोई अमेरिकी डॉलर है, ठीक है, वो भारत में आज 75 या 85 जो भी है वो उतने रुपए के बराबर है, ठीक है, तो जो हमारे भारत के रुपए थे या फिर किसी और देश के जो डॉलर या फिर करेंसी थी, ठीक है, उन्होंने ये कह दिया कि भाई जो 1 रुपया है ना वो 80 के बराबर होगा, यानी कि 2 दिन बाद ही बोल दिया कि भाई 1 रुपया जो 100 रुपये के बराबर होगा। तो इस स्थिति में जो अवमूल्यन हो गया, ठीक है, इसको ना चरणबद्ध अवमूल्यन का विकल्प चुना था भी, शायद इसके कारण राजनीतिक और आर्थिक जो असंतुलन है उसको संतुलित किया जा सके। ठीक है, तो इस टाइम जो स्वर्ण भंडार था, यानी कि हमारे जो इंडिया का सोना था उसको भी गिरवी रखना पड़ा, मतलब कि भारत की जो इकोनॉमिक्स थी वो पूरी तरह से डूबने के प्रकार थे भी, हाँ कुछ नहीं हो सकता अभी। ठीक है,
तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने जुलाई 1991 में बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास अपना स्वर्ण भंडार गिरवी रखकर लगभग 400 बिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाए। ठीक है। मई 1991 में राष्ट्रीय चुनावों के लिए दौरान यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड को 20 टन सोना बेचा, जिससे लगभग 200 मिलियन डॉलर जुटाए। वर्ष की शुरुआत में सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ से लागू लगभग 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर का आपातकालीन ऋण प्राप्त किया। ठीक है। अब एलपीजी है, मेन क्वेश्चन यहीं से बनते हैं कि भाई एलपीजी कब आया, किसने कौन लेके आया, इसका मतलब क्या होता है, या फिर इसके जो लिबरलाइजेशन होता है, प्राइवेटाइजेशन होता है, ग्लोबलाइजेशन होता है, इसके तहत क्या क्या होते हैं। ठीक है। जो एलपीजी था ना, तो वो हमारे वित्त मंत्री थे उस टाइम मनमोहन सिंह जी, वो लेके आए थे। ठीक है। उदारीकरण का तो उनको जनक माना जाता है कि भाई हाँ, उदारीकरण तो जो मनमोहन सिंह जी लेके आए थे। ठीक है। अभी इसका मतलब क्या होता है एलपीजी का? एल माइन लिबरलाइजेशन, पी प्राइवेटेशन, जी ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन मतलब उदारीकरण, निजीकरण। ठीक है। और ग्लोबलाइजेशन मतलब वैश्वीकरण, या इसको भूमंडलीकरण भी बोलते हैं। ठीक है। अभी एलपीजी सुधार थे वो क्या थे? वित्त मंत्री मनमोहन सिंह के साथ पीएम राव ने एलपीजी सुधारों यानी उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण की शुरुआत की, जिन्हें संकट से उबरने तथा सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत की आर्थिक रणनीति की आधारशिला के रूप में पेश किया गया था। ठीक है। उदारीकरण क्या था? नई व्यापार नीति, जैसे कि उन्होंने जो लाइसेंस प्रक्रिया थी, ठीक है, उनमें सुधार किया। जो गैर आवश्यक आयात को निर्यात से जोड़कर निर्यात को बढ़ावा देने के लिए पेश की गई थी। ठीक है। अब एग्जिम स्क्रिप्ट थी, इसके तहत जो निर्यात होता था, है ना, वो सब्सिडी हटा दी गई। ठीक है। तो लाइसेंस राज को समाप्त करना था। ठीक है। अभी देखो, नई उद्योग नीति ने लाइसेंस राज को समाप्त कर दिया, यानी कि जो बहुत सारे हमारे ऐसे ट्रेड थे जिनमें लाइसेंस की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है। तो वहाँ से लाइसेंस हटा दिया गया था। तो निवेश के स्तर पर ध्यान दिए बिना 18 उद्योगों को छोड़कर सभी के लिए औद्योगिक लाइसेंस को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है। निजीकरण क्या था? जो एफडीआई सुधार था। ठीक है। 50% की पिछली सीमा की तुलना में 51% तक प्रत्यक्ष विदेश निवेश। ठीक है। और सार्वजनिक क्षेत्र के एकाधिकार पर प्रतिबंध। सार्वजनिक क्षेत्र के एकाधिकार को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों तक सीमित करना। खुले बाजार। इन परिवर्तनों ने भारत में व्यापार करना सरल बना दिया था। ठीक है। अब खुले बाजार क्या हुआ कि जैसे भी जो भी इंडिया के साथ व्यापार करते थे या फिर व्यापार नहीं भी करते थे, ठीक है, वहाँ पे लोगों ने जो हमारे विदेश में हमारे देश में जो भी राष्ट्रपति थे या फिर वित्त मंत्री थे, उन्होंने ये अनाउंस कर दिया कि भाई हाँ, भारत में आप आके यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो, अपनी कंपनी लगा सकते हो। ठीक है। ताकि जो भारतीय मुद्रा थी वो जो देश की मुद्रा थी वो भारत में इकट्ठी हो सके। ठीक है। तो इसलिए पहले तो था कि भाई, पहले तो डरते थे कि भाई कोई आएगी कंपनी, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, कि भारत में आके फिर से वही होगा जो आज से काफ़ी साल पहले हुआ था, जिसके कारण भारत के लोग इतने वो हुए थे कि भाई हाँ ये सब है ना। तो उसके बाद ये लाया गया कि भाई हाँ, खुले बाजार कर दिए कि भाई कोई भी आके यहाँ पे कर सकता है। ठीक है। वैश्वीकरण क्या था? आर्थिक नीतियाँ थी। सुधारों का उद्देश्य भारत की अर्थव्यवस्था को वैश्विक बाजार के साथ एकीकृत करना था। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश को प्रोत्साहित करना था। ये इतना वो नहीं है, बस जैसे पूछेगा कि भाई वैश्वीकरण मेन है उदारीकरण। ठीक है। और निजीकरण। उदारीकरण में ये था कि भाई हाँ, यहाँ पे जो भी लाइसेंस प्रक्रिया थी उसको ख़त्म कर दिया गया। और निजीकरण में था कि जो भी भारत के लोग हैं या फिर जो भी अदर कंट्रीज़ के लोग हैं वो भारत में अपने कारखाने लगा सकते हैं और भारत के लोग बाहर जाके कारखाने लगा सकते हैं, जिससे जो विदेशी मुद्रा है वो भारत में बनी रहे। ठीक है। अभी एलपीजी सुधारों का प्रभाव क्या पड़ा था? भारत में एलपीजी सुधारों से उच्च आर्थिक विकास हुआ। सकल घरेलू यानी कि जो जीडीपी होता है 1991 के 270 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2020 में 2.9 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर। देखो, कहीं तो हमारे पास बिल्कुल 6 बिलियन रह गए थे, तो भी 2.9 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। ठीक है। एफडीआई प्रवाह में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जो वर्ष 1991 के 97 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वर्ष 2020-21 में 82 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया।
ठीक है। सुधारों ने लाइसेंस राज को समाप्त कर दिया था, ठीक है। दूरसंचार और ऑटोमोबाइल के क्षेत्रों में उद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया। हालांकि सुधारों को नौकरियों का सृजन किया था, ठीक है। निर्धनता को कम किया, फिर भी रोजगार की गुणवत्ता, आय की असमानता संबंध में चिंताएं बनी। पता है इसमें एक चीज और हुई थी कि भाई सभी लोग ना व्यापार ट्रेड की तरफ भागने लगे। जो कृषि होता है ना, जो कृषि का काम होता है, जो खेती बाड़ी होती है, ठीक है, उसमें कटौती आ गई थी कि भाई सभी लोग व्यापार की ओर भाग रहे हैं और जो कृषि विभाग होता है उस पर कम ध्यान दिया गया था इसमें, ठीक है। तो ये चीज़ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हो, ठीक है। 1991 की जो आर्थिक नीति थी ना, इसके समय भारतीय अर्थव्यवस्था में व्यापक सुधारों के लिए कई महत्वपूर्ण समितियां बनाई गई थी, ठीक है। इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि कौन सी समिति किसने बनाई, ठीक है, या फिर किस क्षेत्र के लिए बनाई, ठीक है। तो ये हम पढ़ते हैं। नरसिम्हा समिति थी जो ये 1991 में गठित सबसे महत्वपूर्ण समितियों में से एक थी, जिसका मुख्य उद्देश्य वित्तीय क्षेत्र में सुधारों सिफारिश करना था, ठीक है। वित्तीय क्षेत्र में सुधारों की सिफारिश करना था। नरसिम्हा समिति की थी क्या, वित्तीय क्षेत्र में सुधारों के लिए, ठीक है। चेलिया समिति थी जो इसका गठन 1991 में कर संरचना को सुधारना था, टैक्स रिफॉर्म्स के लिए था, ठीक है। रंगारंजन समिति थी, ये विनिवेश के मुद्दों को देखने के लिए बनाई गई थी, विनिवेश के लिए, ठीक है। और जो मल्होत्रा समिति थी ये बीमा क्षेत्र के सुधारों के लिए थी। आबिद हुसैन समिति थी ये लघु उद्योग के लिए थी, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा टॉपिक। तो आई होप आप सभी को अच्छे से समझ आ गया। एक बार हम फटाफट रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। जो 1991 की आर्थिक नीति आई थी, ठीक है, इसके तहत 3 चीज़ें आई थी, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, एलपीजी मॉडल पे आधारित थी, ठीक है। तो यहाँ पे इस टाइम जो पीएम थे पीवी नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह जी, ठीक है। 3 चीज़ें आई थी, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, ठीक है। एलपीजी सुधार हुए और इसके तहत उदारीकरण में क्या था कि जो लाइसेंस होते हैं वो प्रक्रिया ख़त्म कर दी गई। निजीकरण में था कि खुले बाजार हुए, कोई भी भारत में आके कंपनी लगा सकता है, भारत की कंपनी बाहर जाके काम कर सकती है। वैश्वीकरण इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। जो प्रभाव पड़े ये डायरेक्ट आंकड़े पूछे जाते हैं, या आप स्क्रीनशॉट लेके रख लेना कि एलपीजी सुधारों के बाद कितना ट्रिलियन हुआ, ठीक है, पहले क्या था, एफडीआई के प्रभाव की वृद्धि हुई वो कितनी हुई, ठीक है, ये आप पढ़ लेना। और ये जरूर पढ़ लेना क्योंकि यहाँ से सीधे क्वेश्चन आते हैं। नरसिम्हा समिति वित्तीय क्षेत्रों के लिए, चलिया समिति टैक्स रिफॉर्म के लिए, रंगारंजन समिति थी वो विनिवेश के लिए थी, मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र के सुधारों के लिए थी, जो आबिद हुसैन समिति थी वो लघु उद्योग के लिए, ठीक है। ये मेन इंपॉर्टेंट है, ये यहीं से क्वेश्चन बनेंगे, आप देख लेना, ठीक है। तो गाइस ये था हमारा वीडियो, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और हमारे चैनल से जुड़ जाना। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।